सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व फिज़िक्स को पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। और इसमें सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं इस हैंड रिटन नोट्स में। सो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जिसमें क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है? वो क्वांटिटी जो कि हम लोग दूसरे अदर टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो ये टोटल सात होते हैं, जैसे कि लेंथ का यूनिट हो गया मास, एम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मास जो है उसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम जो है उसको सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम लोग ए से एम्पियर होता है, एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टेम्परेचर जो है उसको कैल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिनियस इंटेंसिटी जो है कैंडेला, उसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके दो अलग भी हैं, जैसे सॉलिड एंगल को स्टेडियन बोलते हैं। तो जैसे कोई एक सॉलिड कोन है, तो कोन का जो वर्टेक्स पे जो एंगल ड्रॉ होगा और उसका नीचे का जो एरिया होगा उसको हम लोग स्टेडियन बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल जो है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। तो कोई भी सर्कुलर 2D, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए है और ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए है। अब नेक्स्ट चीज़ में पढ़ते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना होता है। तो फोर्स के लिए हम लोग वो, जैसे न्यूटन है तो 1 न्यूटन जो इक्वल है वो 10⁵ डाइन के इक्वल है। और वर्क का यूनिट है जूल, तो 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ग है। जैसे लाइट ईयर जो है वो क्या है, डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम में जो लाइट जो है ट्रेवल करती है 1 साल में, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग लाइट ईयर। सो लाइट ईयर जो है वो जो है यूनिट है डिस्टेंस का। तो लाइट ईयर का डिस्टेंस कितना होता है 1 लाइट ईयर का, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी जो है डिस्टेंस का यूनिट है वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 पार्सेक जो है वो भी डिस्टेंस का यूनिट है, ये है 3.26 लाइट ईयर, जो कि इक्वल हो जाता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। 1 नॉटिकल माइल जो है वो, या सी माइल जो है वो 6,076 फीट, यानी तो 1852 मीटर के इक्वल है। 1 माइक्रोन जो है वो 1 माइक्रोन मीटर जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। और 1 आंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर। इसको जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक डिग्री लगा के। तो ये सारे जो यूनिट हैं वो फ्रेंड्स डिस्टेंस के यूनिट है। अब मास का यूनिट जो है हम लोग देख लेते हैं। तो मास का यूनिट में 1 क्विंटल जो है वो 100 kg के बराबर है। 1 मैट्रिक टन जो है वो 10⁻3 kg के बराबर है। 1 AMU जो वो एटॉमिक मास यूनिट, वो उसका यूनिट जो है डाल्टन भी बोलते हैं इसको। अब 1.66 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल है। 1 स्लग जो है वो 14.59 kg के इक्वल है। एंड 1 पाउंड जो है वो 0.4537 kg के इक्वल है। फिर चंद्रशेखर लिमिट जो है वो 1.4 टाइम्स जो है वो मास ऑफ सन है। मास किसका है? सन के मास के बराबर है, जो कि इक्वल है 2.8 इंटू 10⁻30 kg के बराबर है 1 चंद्रशेखर लिमिट। उसके बाद देखते हैं दोस्त फ्रेंड्स टाइम का डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट जो हम लोग मेजर करते हैं। तो सोलर डे जो है वो 86,400 सेकेंड के इक्वल है। 1 ईयर में जो है वो 365.2 सोलर डेज है। 1 लूनार मंथ में जो है वो 27.3 जो है वो सोलर डेज होगा। ट्रॉपिकल ईयर में क्या होता है, जो कि टोटल सोलर इलिप्सिस जिसमें ऑकर होते हैं उसको ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर किसको बोलते हैं? लीप ईयर जो है जिस मंथ ऑफ फैब में जो है अगर 29 डेज है तो उस ईयर को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर।
उसके बाद फिर हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं जो हम लोग जो हम लोग क्या वो लगाते हैं आगे में सफिक्स लगाते हैं यूनिट के आगे में। तो ये जो डेसी में जो है 10⁻⁻1 को इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी में स्मॉल सी से 10⁻⁻2 होगा। फिर मिली में स्मॉल एम, ये जो है आपका 10⁻⁻3 होगा। फिर माइक्रोन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻6। फिर नैनो को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁹। पीको को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻12। फैमटो को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻15। एटो को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻18। और जेप्टो को स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻21। और यक्टो को हम लोग करते हैं वाई से, स्मॉल वाई से 10⁻24। उसके बाद फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे बढ़ते हैं तो फिर डेका को स्मॉल डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻1। हेक्टो को हम लोग स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻2। किलो को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया 10⁻3। मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻6। गीगा को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻9। टेट्रा को टी से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻12। पीटा को पी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से 10⁻15। एक्सा को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻18। और जेटा को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻21। योटो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगा 10⁻24। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज आज देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का जो है डायमेंशनल फार्मूला जो है सेम होता है 10⁻⁻1। और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा = v/r। और फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t। फिर मोमेंटम और इम्पल्स जो है दोनों का सेम होता है डायमेंशनल फार्मूला m/L⁻⁻1। और मोमेंटम का जो फार्मूला है वो जो है वो ये है P = mv। और इम्पल्स का जो फार्मूला है I = f/t। f जो है इसमें फोर्स है और t जो है वो टाइम है। फिर वर्क और एनर्जी जो है दोनों का जो है फार्मूला सेम, डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है mL²T⁻²। तो वर्क का जो फार्मूला होता है W = F/s। F जो है फोर्स और S जो है वो डिस्टेंस हो गया। और एनर्जी हो गया E = mc²। तो इसका यूनिट है जूल। सो पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आता है mL²T⁻³ से। और इसका जो फार्मूला है वो P = W/T। तो W हो गया आपका वर्क और T जो है टाइम हो गया और इसका यूनिट है वाट। प्रेशर नेक्स्ट है देखते हैं। प्रेशर, स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम होता है mL⁻⁻1 T⁻²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका फार्मूला होता है mL²। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL²T⁻²। और टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फिर एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट जो है दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम होता है mL²T⁻⁻1। और एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो L = I/ओमेगा होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका होता है mL⁻⁻1 T⁻²। और सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है S = F/लेंथ होता है। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है mT⁻⁻2। फिर यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m⁻⁻1 L³ और T⁻⁻2 का। और लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला होता है L²T⁻²। लेटेंट हीट बेसिकली फ्रेंड्स होता है जो क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो अगर एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है बाय मटेरियल
जब उसका जो फेज़ है वो चेंज कर रहे हैं हम लोग, अगर किसी जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज किए तो वो कितना हीट एब्जॉर्ब किया, कितना हीट रिलीज़ किया, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और स्पेसिफिक हीट फ्रेंड्स उसको बोलते हैं अगर हम 1 यूनिट ऑफ मास को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं, या 1 केल्विन से 1 डिग्री से अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L² T⁻⁻2 K⁻⁻1। ये है उसका बाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। तो इसमें क्वांटिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली इसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसका एग्जांपल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, टाइम हो गया, पावर हो गया और एनर्जी, ये सारे जो हैं ये स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हैं। अब एक अलग से होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है इसके पास सिर्फ डायरेक्शन होता है, और ये जो है स्केलर क्वांटिटी में आता है। और ये जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है ये। उसके बाद फिर एक टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी जैसे कि टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस, ये तीनों जो है टेंसर क्वांटिटीज में आते हैं। इसके पास ओनली डायरेक्शन होता है। फिर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है किसी दो पॉइंट के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये जो है वेक्टर क्वांटिटीज में हो। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस के। सो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है, और वेलोसिटी में जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर एक्सेलरेशन फ्रेंड्स वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन और t जो है वो टाइम है। और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s जो है वो डिस्टेंस है, और u जो है इनिशियल स्पीड है, t जो है टाइम है, और a जो है एक्सेलरेशन है। और एक और फॉर्मूला है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। तो इसमें v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, और s जो है वो डिस्टेंस है। तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो v और u जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 जो है वो फिर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। और टाइम टू रीच, अगर जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, तो v अपॉन जी को जब का रेशियो निकालेंगे, तो जो टाइम आएगा तो उसको बोलते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जब जैसे एक वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें और वो ऊपर से फिर नीचे आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं तो v अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट कितना हाइट वो रीच कर सकता है, तो v² को अपॉन 2g जो है ये मैक्सिमम हाइट वो अटेंड कर सकता है। रेंज क्या होता है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम किसी एंगल के साथ अगर हम प्रोजेक्टाइल करके फेंकें, तो ये थीटा हो गया, ये जो है एक्स हो गया, और ये जो है तो आपका इनिशियल स्पीड यू हो गया। तो इसका रेंज जो है ये जो है आपका टोटल रेंज हो गया, ये रेंज हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया h, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा। सो रेंज इक्वल्स टू होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो h इक्वल्स होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस थीटा। तो जैसे कि किसी सर्टन एक्स पे, जैसे ये एक्स डिस्टेंस है तो इस पे यहाँ का ये जो डिस्टेंस है ये वाई हो गया, तो इस डिस्टेंस पे ये जो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ये वाई हो गया। फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आफ्टर टी सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यू कॉस थीटा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यू कॉस थीटा इंटू टी का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है कंटिन्यूसली थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द सर्किल इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। तो थीटा जो है अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल अगर टी टाइम में किया है तो इन दोनों का रेशियो जो है वो हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, कि कितना पर डिग्री जो है वो चेंज हो रहा है। तो टी जो है आपका टाइम पीरियड हो गया टू कंप्लीट वन रोटेशन। फिर एन जो होता है आपका, एन जो है फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्व कर रहा है उसको बोलते हैं। तो एन टी जो है इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t या 2π/n भी बोल सकते हैं हम लोग। तो लीनियर स्पीड क्या होता है, 2πr/t को हम लोग लीनियर स्पीड बोलते हैं, या ओमेगा आर को भी लीनियर स्पीड बोलते हैं। इसको जो बेसिकली हम लोग वी के टर्म में बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस, जो है वो आपका लीनियर स्पीड हो गया। फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये जो बुक है प्रिंसिपा नाम की, ये न्यूटन साहब ने लिखी थी 1687 में। तो इसमें जो है 3 लॉ को डिस्कस किया गया था। तो फर्स्ट लॉ बोलता है एवरी बॉडी जो है मेंटेन करेगा इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट जो है या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है, वो स्टेट को मेंटेन करेगा तब तक जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो। तो ये गैलीलियो साहब ने भी ऑब्जर्व किया था, इसको बोला था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है ये प्रॉपर्टी होता है बॉडी का बाय वर्चू ऑफ विच द ऑब्जेक्ट जो है वो अपोज करता है चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो वो जो है अपोज करेगी एक्सटर्नल फोर्स को। तो जो अपोजिट फोर्स है उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इनर्शिया जो है 2 तरह का होता है। एक इनर्शिया जो है अगर रेस्ट पे है वो उस पर भी उस टाइम भी इनर्शिया लगेगा, या इनर्शिया मोशन के टाइम पे भी लगेगा। तो एग्जांपल क्या है इनर्शिया का अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। तो जैसे कार और ट्रेन अगर सडनली स्टार्ट करेंगे तो पैसेंजर जो है वो बैकवर्ड जो है वो बेंड कर जाएगा, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सो अगर रनिंग हॉर्स अगर स्टॉप कर जाएगा, अगर करंटली रुक जाएगा तो राइडर जो है वो बेंड कर जाएगा फॉरवर्ड। तो ये मोशन का एग्जांपल है, और ये जो है स्टैटिक रेस्ट का एग्जांपल है। अगर जैसे कोट है या ब्लैंकेट है, अगर उसको हम लोग बीट करेंगे स्टिक से तो डस्ट पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल काउज विच व्हेन एक्ट एन बॉडी चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो फोर्स जो है इनिशियल स्टेट को चेंज करने के लिए काम में आता है। जैसे पुल हो गया, पुश हो गया, टेंशन इन स्ट्रिंग हो गया, टेंशन इन अ कॉइल्ड स्ट्रिंग हो गया, या एक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन,
फ्रिक्शन, इन सब को जो है हम लोग फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मेजर ऑफ अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड बाय बॉडी। तो इसका फॉर्मूला होता है p स्मॉल p इक्वल्स टू m इंटू वी। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। उसका फिर सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, जो कि उस बॉडी पे लग रहा है, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसी डायरेक्शन पे लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए। ये जो है गिव्स द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। ये जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, यानी तो स्ट्रेंथ बताता है। फर्स्ट इज कंटेन इन द सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो है वो सेकेंड लॉ के अंदर अपने आप कंटेन है, ये स्टेटमेंट कहा गया है। सो थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम हर एक एक्शन के बदले अपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो इसका एग्जांपल रिकॉइल ऑफ गन, फिर रॉकेट मोशन जो करता है, यानी तो स्विमिंग हो गया। ये सारा एग्जांपल है थर्ड लॉ का। अब देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या होता है? अगर कोई इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ ए बॉडीज दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इसमें इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम ऑफ बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट है। और जैसे रॉकेट जो है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो ये याद रखिएगा, ये इसका एग्जांपल है। फिर इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स वो होता है कि कोई लार्ज फोर्स है वो एक्ट करता है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पे, तो उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आई इक्वल्स टू एफ इंटू टी। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया ये। इसका ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड। और नेक्स्ट है एफ इक्वल्स टू के एस। जैसे कोई स्प्रिंग है, तो ये इस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये एक्स यूनिट चलेगा। तो इसका जो है कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है के कांस्टेंट, तो वही है के स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इफ़ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट इन के इज, अगर कोई स्प्रिंग है तो उसको अगर हम लोग n टाइम्स अगर हम कट करेंगे इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट का जो स्टिफनेस है वो n इंटू के टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बोला गया है। अब हम लोग फ्रिक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है वो होता है अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज़। तो दो बॉडीज़ के बीच में जो मोशन होता है उसको जो अपोज करता है उसको हम लोग टर्म दिए हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है माइक्रोस्कोपिक एरिया के से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन, जो कि नॉर्मल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन जो है वो दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मैक्सिमम कब होता है? जब वो अबाउट टू स्लाइड होता है, जब स्लाइड होने वाला होता है तब उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी जो है स्लाइड कर रहा होता है अदर सरफेस पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है का जो यूनिट क्वांटिटी होगा वो हमेशा छोटा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये जो है रोलिंग फ्रिक्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है आपका रिलेटिव स्पीड से। और फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। इसमें म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, और एन जो है आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। जैसे ये कोई बॉडी है तो इसका वेट नीचे लगेगा W, तो इसका नॉर्मल फोर्स जो है, जैसे ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल फोर्स N ऊपर लगेगा। तो और अगर ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F, जो कि ये फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है फोर्स एक्ट व्हेन द बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। जब कोई बॉडी जो है रोल करता है अदर बॉडी पे तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब बॉडी जो है ट्रैवल करता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तब उसका क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होता है कंटिन्यूसली। तो ये क्या होता है? नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द
बॉडी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई बॉडी जो है अगर वो सर्कुलर मोशन में रोल कर रही है, ऑर्बिट रोटेट कर रही है, तो जो इनवर्ड फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और जो आउटवर्ड फोर्स थ्रस्ट लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो है रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सटर्नल फोर्स हमेशा रिक्वायर्ड होता है, जो कि इसी पाथ में ऑर्बिट करे, उसके लिए हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो और इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है, एप्लीकेशन स्ट्रिंग में आता है। प्लैनेट सन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। साइकिलिस्ट होता है, यानी तो बैंकिंग ऑफ रोड जो हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी रोड है तो वो अगर थीटा डिग्री से बेंड किया हुआ है तो उस पर अगर मूव करेंगे तो यही हुआ बैंकिंग ऑफ रोड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सूडो फोर्स होता है जो कि अपोजिट में रखता है। तो ये जो है इसका एग्जांपल कहाँ मिलेगा हमें, तो ये क्रीम सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे ड्रायर हो गया वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स होता है ये ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट अगर कोई चीज़ रोटेट करेगा तो उसको बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कोई एक्स डिस्टेंस है तो इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका जो फॉर्मूला है F × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो और CG क्या होता है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये होता है पॉइंट थ्रू विच इंटायर वेट ऑफ द बॉडी जहाँ पे एक्ट करता है। तो जैसे ये एक बॉडी है तो इसका अगर ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे पूरा वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो है चेंज नहीं होता है, विथ ओरिएंटेशन से ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, 2D के फोर्स इक्विलिब्रियम और मोमेंट इक्विलिब्रियम। तो और मोमेंट इक्विलिब्रियम तो इसमें जो है 3 स्टेट आता है, इसमें 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वो रिगेन कर जाएगा फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। अगर हम कोई भी जैसे ये सर्कुलर पाथ है, आर्क है, तो इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अगर इसको हम लोग अगर डिस्प्लेस करते हैं या एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट लगाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा, तो दोबारा जो है रीगेन कर लेता है। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर अगर वो अपने स्टेट पे दोबारा वापस नहीं आ पाता तो उसको अनस्टेबल बोलते हैं। और अगर दूसरा अगर न्यूट्रल जगह पे अगर वो स्टेबल हो गया, फोर्स लगाया और वो रोल करते हुए दूसरा जगह पे जाके स्टेबल हो गया, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अटेंड न्यू पोजीशन, ये न्यू पोजीशन अटेंड कर लेता है। इसमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये होता है CG जो है हमेशा हम लोग मिनिमम हाइट पे रखते हैं, और वर्टिकल लाइन पास करता है हमेशा CG के ऑफ द बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी से पास करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा अगर 90 हो गया इसमें तो वर्क जो है हमारा 0 हो जाएगा, और अगर थीटा अगर 0 हो गया तो वर्क जो है हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम। तो और वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है। उसके बाद फिर एनर्जी पे देखते हैं। एनर्जी जो क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये जो है एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी जूल है। और एनर्जी जो है 2 तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh, जैसे स्प्रिंग हो गया किसी सर्टेन हाइट पे रखे, या नहीं तो स्ट्रेच्ड बो जो है, ये तीनों जो है एग्जांपल है। और काइनेटिक एनर्जी जो है 12mv²। जैसे अगर कोई एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है तो उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है।
इफ़ टू बॉडी हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई दो बॉडी है उसका अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो स्मॉलर मास, जिसमें स्मॉलर मास होगा उसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, वो याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वनली जो है एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। फिर हम लोग फ्रेंड्स ये देखते हैं जैसे डायनेमो जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर जैसे माइक्रोफोन है तो वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर कैंडल जो है वो केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर स्पीकर जो है, स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर ट्यूब लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर जैसे बैटरी है, बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सितार क्या होता है, सितार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।